कांग्रेस यहां पर करी है। इसीलिए राहुल गांधी का जो अभी भाषण था उसमें भी हमने देखा कि तेलंगाना की बात की गई, जहां पर ओबीसी समुदाय को 42% आरक्षण देने का बिल तेलंगाना के विधानसभा में हाल ही में पास किया गया है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या इसका फायदा होगा? इज इट टू लेट, या फिर कांग्रेस सचमुच में अगले चुनाव के लिए अपनी तैयारी यहां पर करने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से देखती है, सब पर हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ में प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। चरणजीत सिंह सप्रा, कांग्रेस का पक्ष इस पूरे मामले पर रखेंगे। प्रोफेसर संजय कुमार, को डायरेक्टर है लोक नीति सीएसडीएस के, उनके सर्वे के आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार ओबीसी समुदाय कांग्रेस और बीजेपी को कितना वोट देता है। और आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस चर्चा में शामिल होंगे और उसके साथ साथ रजत सेठी भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। शुरुआत चरणजीत सिंह सप्रा आपसे ही करना चाहेंगे। ये ओबीसी पुश थोड़ा ज्यादा दिख रहा है तेलंगाना में। हमने देखा कि अभी राहुल गांधी का भाषण चल रहा है और उसमें भी तेलंगाना का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से 42% ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने की बात कही गई है और कहा गया है कि अब केंद्र सरकार तय करे, क्योंकि राज्य सरकार के देने से तो होगा नहीं। तो ये ओबीसी पुश कहां से शुरू हो गया है? क्या ट्रेन छूट गई है आपकी 90 के दशक में और अब ट्रेन पकड़ने की कोशिश की जा रही है, दूसरी ट्रेन चढ़ने की कोशिश की जा रही है? चरणजीत सिंह सप्रा। देखिए साहिल जी, सवाल ट्रेन छूटने की या ट्रेन चढ़ने की बात नहीं है। सवाल ये है कि आकलन करना, समय समय से आकलन करना बहुत जरूरी होता है और आकलन अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी को भी बदलना बहुत जरूरी होता है। तो कांग्रेस पार्टी एक अपनी नई स्ट्रेटेजी बना रही है और आने वाले समय में जो भी चुनाव है, चाहे वो राज्य के चुनाव है या फिर आने वाले समय के अंदर जो देश के चुनाव होंगे, उसमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसकी शुरुआत अभी से हुई है। आपने देखा कि पिछले हफ्ते में श्री राहुल गांधी और खरगे जी ने सारे जिला अध्यक्षों से मीटिंग की। पूरे देश के जिला अध्यक्ष 3 दिनों में अलग अलग राज्यों से आए थे। उनके साथ में ग्राउंड लेवल की क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, क्या उनकी तकलीफ है, उसके बारे में सारी चर्चा हुई। और अब ये अधिवेशन जो गुजरात में हो रहा है, महात्मा गांधी जी की भूमि पर, दादा भाई नौरोजी की भूमि पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि पर हो रहा है। ये तीनों हमारे प्रेरणा स्थान रहे हैं और तीनों का कांग्रेस पार्टी के तीनों अध्यक्ष रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, और तीनों का कांग्रेस पार्टी में और देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो गुजरात के अंदर ये अधिवेशन होना, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता है। और इस अधिवेशन के अंदर हम नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको हम बता रहे हैं कि किस तरह से आगे हमने चलना है। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी में अगर ओबीसी का विषय भी आता है तो ये कोई गलत बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ट्रेन छूट गई है। हम अपनी स्ट्रेटेजी को समय अनुसार बदल रहे हैं। हालांकि हम इस तरह से नहीं चाहते कि खाली ओबीसी के तरफ ही कांग्रेस को झुकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो सर्वधर्म समभाव भी मानती है और सभी को हम इक्वल कैटेगरी में, लेकिन एक बड़ा बेस तो है ना। इसीलिए तो राहुल गांधी ने कल की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहा कि टेक्निकल मिस्टेक हो गई हमारी 90 के दशक में, मंडल वर्सेस कमंडल में दोनों तरफ से ओबीसी चले गए आपसे। आंकड़े भी दिखाएंगे आपको चरणजीत सिंह सप्रा जी। जल्दी से आपका जवाब, फिर प्रदीप भंडारी भी बात करें। आप इसको कह सकते हैं टेक्निकल मिस्टेक, लेकिन मैं इसको देखता हूं कि हमारी ये रिवाइव्ड स्ट्रेटेजी है। हमें आने वाले दौर में किस तरह से चलना, मैं इसको रिवाइव्ड स्ट्रेटेजी समझ के मानता हूं। और हम अपने लोगों को इतिहास भी बताना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे विषय, मतलब जो विषय राज्य के और देश के मौजूदा परिस्थिति में उचित नहीं है, उन विषयों के ऊपर विभाजनकारी राजनीति कर कर, पोलराइजेशन कर कर ये ध्यान भटकाते हैं। देश के जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाते हैं। तो ध्यान भटकाने की राजनीति पर भी हम भारतीय जनता पार्टी को कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है प्रदीप भंडारी, दरअसल टेक्निकल मिस्टेक 90 के दशक की बात इसलिए की गई क्योंकि उस वक्त जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, आशुतोष उस वक्त जर्नलिज्म में थे और नजदीक से शायद उन्होंने कई सारी चीजें देखी होंगी। लेकिन प्रदीप भंडारी, उस वक्त राजीव गांधी ने भी उसका विरोध किया था, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी उसका विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी सुधारी और कांग्रेस उसका विरोध करती रही कुछ साल तक, और उसके बाद चीजें कहां से कहां बदल गई वो हमने देखा। लेकिन अब जाति जनगणना और उसके साथ साथ 50% की लिमिट हमें तोड़नी है। सीधे सीधे राहुल गांधी कह रहे हैं पूरे देश भर में हमको तोड़नी है। भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी के मुद्दे पर कॉर्नर करने की कोशिश कांग्रेस की साफ नजर आ रही है। आगे के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है आपके लिए? साहिल जी, राहुल गांधी सबसे बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक है कांग्रेस पार्टी की। तो जो सबसे बड़ा टैक्टिकल ब्लंडर है वो ब्लेम हमेशा हर दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट करता है।
पहली बात तो आज देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है जो कांग्रेस पार्टी सालों दर साल नहीं दे पाई, और ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस पार्टी ने 100 से ज्यादा गालियां दी है। यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है ओबीसी समाज के प्रति। अगर ये ओबीसी समाज के प्रति सच में अच्छे होते तो अभी तक कांग्रेस पार्टी को आजादी के बाद से 250 सीएम बनाने का मौका मिला था, जिसमें से सिर्फ 43 कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी समाज से बनाए, विच इज ओनली 17%। हमें 68 चीफ मिनिस्टर्स बनाने का मौका मिला है, जिसमें से हमने ऐतिहासिक 30.9% ओबीसी समाज से करें। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करी, हमारे प्रेरणा स्रोत है वो। मैं आपको एक लेटर पढ़ाना चाहता हूं, ये के मुंशी जी की किताब का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स पिलग्रिमेज टू फ्रीडम का, और उसकी पेज नंबर 290 पे के मुंशी जो कांग्रेस पार्टी के वो लिखते हैं, जब सरदार पटेल को बॉम्बे में निधन हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने बंबई नहीं जाएं। तो आज इनको सरदार पटेल जी याद आ रहे हैं, पर 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करा था। पॉइंट नंबर 1। अब मैं कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताना चाहता हूं ओबीसी समाज के प्रति। आपने कहा कांग्रेस पार्टी के बारे में, भाई कांग्रेस पार्टी ने 27% का विरोध किया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एमबीबीएस के अंदर ओबीसी सीट्स को नहीं बढ़ाई थी, हमने 14,000 से बढ़ा के 32,000 कर दी। पर बड़ी बात ये है, हम लोग बात करते हैं हर समाज भंडारी, एक 30 सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। एक खबर आ रही है अहमदाबाद से, जहां पर अधिवेशन चल रहा है। ये खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं। राहुल गौतम भी हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। सरदार पटेल, राष्ट्रीय और गुजरात के स्तर पर 3 प्रस्ताव यहां पर पारित किए गए। सरदार पटेल के नाम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर और गुजरात के स्तर पर भी एक प्रस्ताव है। 3 प्रस्ताव है। ओबीसी वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने विशेष रणनीति तय की गई है। क्या रणनीति तय की गई है और क्या यह प्रस्ताव है? राहुल गौतम हमारे साथ में। राहुल, जल्दी से बता दीजिए हमारे सारे मेहमानों को कि क्या प्रस्ताव पारित किए गए और ओबीसी की रणनीति क्या होगी। राहुल गौतम। साहिल, गुजरात के अंदर आप जानते हैं कि सरदार पटेल और महात्मा गांधी सबसे बड़े आइकॉन्स में से हैं और वो कांग्रेस के नेता रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनकी जो लेगेसी है उसको आगे लेकर जाया जाए, इसीलिए 3 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस आज की कन्वेंशन में पास करे गए हैं। पहला है सरदार पटेल को लेकर, जिसमें सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच के जो संबंध हैं, सरदार पटेल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के लिए, उसको हाईलाइट करते हुए और कोशिश की गई है उसके थ्रू कि ये जो कथित प्रोपेगेंडा है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है जो फैलाया जाता है कि उन दोनों के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं था, यानी पटेल और नेहरू के बीच में, उसको एक बर्स्ट करने की कोशिश है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय रेजोल्यूशन भी पास किया गया है जिसमें मुख्य तौर पर टैरिफ जो लगाए गए हैं यूएस सरकार की तरफ से, उसको लेकर मोदी सरकार की विफलता उसको बताया गया है। और इसके अलावा एक गुजरात सेंट्रिक भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी को रिवाइव किया जाए। पिछले 30 बरस से कांग्रेस पार्टी इस राज्य से सत्ता में से बाहर है। ऐसे में जो जिला कमेटियां हैं या जिनको डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज कहते हैं, उनको इंपावर करने की बात की गई है, जिले में दफ्तर खोलने। चलिए, तो 3 प्रस्ताव यहां पर है जिसका जिक्र किया जा रहा था। सरदार पटेल को लेकर बार बार बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है कि सरदार पटेल को हटाकर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसको लेकर, दोनों के संबंधों को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया कि कभी भी सरदार पटेल को कांग्रेस ने नहीं ठुकराया। दूसरा राष्ट्रीय प्रस्ताव है ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर, और गुजरात को लेकर 30 साल से गुजरात से कांग्रेस बाहर है और इसी के वजह से अब ये ओबीसी की स्ट्रेटेजी की जा रही है। हमारे साथ में आशुतोष भी जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले प्रदीप भंडारी, आप अपनी बात खत्म करिए, उसके बाद चरणजीत सिंह सप्रा भी बात करेंगे। प्रदीप भंडारी। थी, मैं एक और कोट करूंगा। 1947 के आईएएस अधिकारी थे के नायर, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि सरदार पटेल के साथ मतभेद को चल के जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत में। मैं उत्तर दे दूं? चरणजीत सिंह सप्रा। गंभीर आरोप है और उनके पास तो ओबीसी आइकॉन है, प्रधानमंत्री खुद ही उनके पास में है। ऐसे में आप कैसे बीजेपी से लड़ेंगे? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टोटल जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसमें से बीजेपी ने 27% ओबीसी समाज को टिकट दिए थे और आपने 25% दिए थे। तो बीजेपी का दावा है कि भाई हम भी तो करते हैं, आप कैसे ओबीसी पर दावा कर सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर इन्होंने इतना लंबा भाषण वगैरह किया, तो